मृदा क्षरण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण मृदा की एक गंभीर समस्या है, मृदा में होने वाला एक महत्वपूर्ण विकार है। क्षरण का मीनिंग क्या हुआ? मृदा क्षरण या कटाव का मतलब होता है मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब मृदा के कण अपने आप तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं बाह्य शक्तियों के कारण, बाह्य शक्तियां जब अपने साथ मृदा कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं तो हम इस क्रिया को कहेंगे क्षरण। अब इसमें कौन हो सकता है? जल, हवा, जीव जंतु, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। तो मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का अपने स्थान से या अपने मूल स्थान से अन्य स्थानों पर पहुंचना, इसी को कहा जाता है मृदा क्षरण या कटाव। अब मृदा क्षरण हमने कहा एक बहुत ही गंभीर समस्या है। क्यों गंभीर समस्या है? तो उसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि हमारे देश में अगर बात की जाए तो सक्रिय जल एवं वायु द्वारा लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है ये ग्रसित है। किसी न किसी तरह के क्षरण से 140 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है भारत की, वो ग्रसित है। और इस तरह अगर हम देखें तो भारत में 16.35 टन उर्वर मृदा प्रति हेक्टेयर और प्रति वर्ष क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है, बह जाती है। अगर हम पोषक तत्वों में इसका अंदाजा लगाएं तो एनपीके का अगर देखा जाए तो 5.53 मिलियन टन एनपीके तत्व ये प्रति वर्ष क्षरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो क्षरण एक गंभीर समस्या क्यों है? तो हमने देखा कि भाई मृदा की परत बनने में आप देखोगे 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में हजारों वर्ष का समय लगता है, लेकिन थोड़ी सी देर अधिक वर्षा हो जाए तो वो परत बह जाती है। इस तरह से बहुत ज्यादा नुकसान क्षरण करता है। आगे हम बात करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर क्षरण के बारे में। तो क्षरण के सबसे पहले हम देखते हैं प्रकार। तो क्षरण के 2 प्रकार हैं। पहला है प्राकृतिक क्षरण है और दूसरा है मानवीय या कृत्रिम या त्वरित मृदा क्षरण। पहले क्षरण को हमने प्राकृतिक मृदा क्षरण कहा है। इसे प्राकृतिक मृदा क्षरण हमने क्यों कहा? इसे प्राकृतिक मृदा क्षरण इसलिए कहा क्योंकि ये जो क्षरण है ये प्राकृतिक कारकों के द्वारा होता है। प्राकृतिक कारक इसमें भाग लेते हैं, इसलिए हमने इस क्षरण को प्राकृतिक मृदा क्षरण कहा। जैसे जल है, वायु है, दाब है, ये सब जो हैं प्राकृतिक कारक हैं और इनके कारण क्षरण अगर होता है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक मृदा क्षरण। उसी तरह से दूसरे वाले क्षरण को हमने कहा है मानवीय, कृत्रिम या त्वरित। मानवीय क्यों कहा? क्योंकि ये मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण होता है, इसलिए हमने इसे मानवीय क्षरण कहा। मनुष्य द्वारा हो रहा है, मानवीय गतिविधियों से हो रहा है, मतलब इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने इसे कृत्रिम मृदा क्षरण कहा। और ये जो क्षरण है क्योंकि तेजी से होता है इसलिए हम इसे कह रहे हैं त्वरित मृदा क्षरण। जैसे मनुष्य की गतिविधियों में क्या है? जैसे जंगलों की कटाई, मनुष्य जंगल काट देता है, पेड़ पौधों की जड़ें जो है मृदा को पकड़ के रखती हैं, लेकिन जंगल कट जाएगा तो क्षरण तेजी से होगा। बांध बनाना, जब मनुष्य बांध बनाता है, पानी को रोकता है, तो हजारों हेक्टेयर जो जमीन है, भूमि है, उसमें पानी भर जाता है और इस तरह से क्षरण देखने को मिलता है। तो मानवीय गतिविधियों के कारण होगा, उस क्षरण को मानवीय, कृत्रिम या त्वरित क्षरण कहेंगे। और प्राकृतिक शक्तियों के कारण होगा तो उसे हम प्राकृतिक क्षरण कहेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक से इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्राकृतिक मृदा क्षरण। ये जो प्राकृतिक मृदा क्षरण है इसको भी हमने यहाँ 2 भागों में वर्गीकृत किया है। पहले को क्या कहा है? जलीय मृदा क्षरण। दूसरे को क्या कहा है? वायुवीय मृदा क्षरण। जलीय मृदा क्षरण और वायुवीय मृदा क्षरण। भाई जलीय मृदा क्षरण का मतलब क्या हो गया?
जलीय मतलब जल के द्वारा, जल के द्वारा जो क्षरण होता है उसे हम जलीय मृदा क्षरण कहेंगे। वायुवीय मृदा क्षरण मतलब वायु के द्वारा, वायु के कारण जब क्षरण होगा तो इसे हम वायुवीय मृदा क्षरण कहेंगे। और जब ये दोनों एक साथ क्षरण करते हैं तब हम इसे कहते हैं वेव क्षरण। वेव क्षरण मतलब जलीय क्षरण और वायुवीय क्षरण दोनों जब एक साथ हो रहे हैं तो इस क्षरण को हम वेव क्षरण कहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर मुख्यतः जलीय और वायुवीय क्षरण की बात करने वाले हैं। इनमें भी ज्यादा नुकसानदायक जो है वो है जलीय मृदा क्षरण। जलीय मृदा क्षरण जो है अधिक हानिकारक होता है, क्योंकि वायुवीय क्षरण हर जगह पर दिखाई नहीं देता है, पर जलीय क्षरण आप देखेंगे कि ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि जब भी अधिक बरसात होती है मृदा जल के साथ बह जाती है। अब जलीय क्षरण के अंदर हम देखेंगे तो जलीय क्षरण के यहाँ पर 4 प्रकार हैं। अपस्फुटन, परतदार, क्षुद्र नालिका और अवनालिका। ये जलीय क्षरण की 4 अवस्थाएं या आप 4 प्रकार कह सकते हैं। उसी तरह से वायवीय मृदा क्षरण के 5 प्रकार है। पहला क्या है? हवा में उड़ना या एफ्लेशन। दूसरा क्या है? निस्त्राव या एफ्लूशन। तीसरा हम देखते हैं नीचे धकेलना या डेट्रूशन। चौथा है रगड़ या एब्रेशन। और 5वां है निष्कासन या एक्सट्रूशन। निष्कासन या एक्सट्रूशन। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके 5 प्रकार है वायुवीय क्षरण के। अब हम एक के बाद एक एक से इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखेंगे जलीय मृदा क्षरण। जलीय मृदा क्षरण हमने देख ही लिया कि जल के द्वारा मृदा जब बहकर जाती है तो उसे जलीय मृदा क्षरण कहेंगे। इसके हमने प्रकार देखे, कितने थे? 4 में से पहला आता है अपस्फुटन क्षरण, स्प्लेश इरोजन। यह जलीय क्षरण की प्रारंभिक अवस्था है, जलीय क्षरण की सबसे पहली अवस्था है। जब हम देखते हैं कि बरसात की बूंद मृदा पर आके गिरती है, जैसे यहाँ पर मृदा पर आकर बरसात की बूंद गिरी, तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो मृदा के कण हैं ये उड़ने लगते हैं, अरे तितर बितर हो जाते हैं। और ये कण जहां जाकर गिरेंगे ये वहां के कणों को भी उड़ा देंगे। तो मृदा में जब ऐसी अफरा तफरी हो जाती है, मृदा के जो कण हैं ये तितर बितर होने लगते हैं, तो इस अवस्था को कहा जाता है अपस्फुटन क्षरण। अंग्रेजी में कहेंगे स्प्लेश इरोजन। यह जलीय क्षरण की कौन सी अवस्था है? ये प्रारंभिक अवस्था है, सबसे पहले वाली जलीय क्षरण की ये अवस्था है। अगर हम इस अवस्था को देखें तो ये अवस्था लगभग सब जगह हमको देखने को मिलेगी। पर इसके आगे बढ़ जाएं अगर हम, तो दूसरा जो इसके अंदर आएगा क्षरण, उस क्षरण को हम कहेंगे, या दूसरा जो जलीय क्षरण है वो क्या है? तो परतदार क्षरण, सीट इरोजन। परतदार क्षरण में हम देखते हैं कि मृदा की एक पतली परत पानी के साथ बह जाती है। मृदा की पतली परत जल के साथ बह जाती है। ये परत जो है ये पानी के साथ बह जाएगी और ये बिल्कुल सफाई के साथ बहती है। किसान को आसानी से इसका अंदाजा नहीं लगता है, क्योंकि ऊपरी परत बह गई है, पतली पतली हम कह रहे हैं कि परतें बहकर नष्ट हो जाती हैं, और जिसका किसानों को अनुमान भी नहीं लगता। और अनुमान नहीं होगा तो किसान क्या करेगा? इसको रोकने का उपाय नहीं करेगा, क्योंकि किसान को नहीं दिखता है, इसलिए हमने इस क्षरण को कहा है अदृश्य क्षरण। और अगर हमने इस क्षरण को नहीं रोका या किसान ने इस क्षरण को रोकने का उपाय नहीं किया तो ये अपने अगली अवस्था में चला जाएगा, अगले रूप में चला जाएगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पर पतली सी परत बहकर गई है, अभी कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसे नहीं रोका गया तो आप देखेंगे कि जो पूरा खेत है उस पूरे खेत के अंदर उंगलियों के समान पतली पतली
नालियां बनने लगती हैं और इन्हें हम कहते हैं क्षुद्र नलिकाएं। उंगलियों के समान ऐसी पतली पतली पूरे खेत में। अब देखो जरा यहाँ, ये जो है मिट्टी बह गई है, इस तरह से मिट्टी ने बहना शुरू कर दिया है। ये परतदार क्षरण का विकसित रूप है, अगला रूप है। पूरे खेत में इस तरह की पतली पतली सी नालियां जब बन जाती हैं तो हम उन्हें कहते हैं क्षुद्र नालिकाएं। उन नालिकाओं को हम क्या बोलेंगे? उन नालिकाओं को कहा जाएगा क्षुद्र नालिका। ये कहाँ देखने को मिलता है? जहां पर 4 से 5% का ढलान होता है। नालियां कैसी बन गई हैं? उंगलियों जैसी पतली पतली नालियां आपको नजर आ रही है। मान लो ये पूरा खेत है, तो परतदार क्षरण में पतली परत बह गई है, जबकि इसके अंदर खेत में ऐसी नालियां बनना शुरू हो गई है। इन नालियों को हम कहते हैं क्षुद्र नालिका। अगर यहाँ पर हमने इस क्षरण को नहीं रोका तो आप देखोगे कि इस क्षरण को यहाँ नहीं रोका जाए तो इसका जो विकसित रूप है अगला, वो बहुत ही खतरनाक है, जिसे हम कहते हैं अवनालिका क्षरण। इस अवनालिका क्षरण में क्या होगा? इस अवनालिका क्षरण में आप देखोगे कि खेत में इस तरह की खाइयां जैसी बन जाती है। ये ऐसी खाइयां बन जाती है और ये जो खाइयां हैं इनके कारण कृषि क्रियाएं करना मुश्किल हो जाता है। कृषि क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। इन्हें कहा जाता है अवनालिका। इन्हें हम क्या बोलेंगे? बड़ी बड़ी क्षुद्र नालिकाएं मिलकर बड़ी बड़ी क्या बना देगी? अवनालिकाएं। ये और ये कृषि कार्यों में क्या होंगी? बाधक होगी, नुकसानदायक होगी। तो ये हमने जो जलीय मृदा क्षरण है उस जलीय मृदा क्षरण के चारों प्रकार देखे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला जो हमारा क्षरण का प्रकार आएगा वो है वायुवीय मृदा क्षरण। अब ये वायुवीय मृदा क्षरण क्या है? तो वायुवीय मृदा क्षरण का मतलब है कि हवा के द्वारा होने वाला क्षरण। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हवा बहुत तेज है, आंधी जिसको हम बोल सकते हैं, और इसके साथ आप ये देख रहे हो धूल के कण, मृदा के कण अरे उड़ रहे हैं, उड़कर जा रहे हैं। तो इस प्रकार का क्षरण जो कि वायु के कारण होता है उसे हम कहते हैं वायुवीय मृदा क्षरण। वायु के द्वारा होने वाले क्षरण को क्या कहेंगे? वायुवीय मृदा क्षरण। अब ये जो क्षरण है इसमें हमको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज आती है वायुवीय क्षरण की अवस्थाएं और दूसरा है वायुवीय क्षरण के प्रकार। तो अवस्थाएं देखें हम इसकी तो 3 अवस्थाएं हैं। पहला है सतह विसर्पण, दूसरा उत्परिवर्तन और तीसरा है निलंबन। ये 3 अवस्थाएं हैं और इसके प्रकार कितने हैं? 5। और ये जो 5 प्रकार हैं ये अभी हम पीछे बात कर चुके हैं। एफ्लेशन, एफ्लूशन, डेट्रूशन, एवरेशन और एक्सट्रूशन, ये 5 प्रकार हैं और 3 अवस्थाएं हैं। तो पहले हम इसकी अवस्थाएं देखते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे वायुवीय क्षरण के प्रकार। तो इसकी जो अवस्थाएं हैं हम एक के बाद एक उनकी बात करेंगे। वायुवीय क्षरण की निम्न 3 अवस्थाएं हैं। पहला है सतही विसर्पण। सतही विसर्पण या इसे हम कहते हैं सरफेस क्रीपिंग। सरफेस क्रीपिंग का मतलब होता है सतह पर रेंगना। इस अवस्था में जब हवा चलती है, बहुत तेज अगर हवा नहीं है तो बारीक जो महीन कण है वो तो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े आकार के कण होते हैं ये उड़ नहीं पाते, तो ये घिसट कर या रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे कभी हवा चल रही हो, आप सड़क पे खड़े हो तो आप देखेंगे कि जो कण है वो लुढ़कते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर कणों का आकार होता है 0.5 से 1.5 mm। 0.5 से 1.5 mm वाले जो कण हैं ये हवा के दबाव से उड़ नहीं पाते, तो ये रेंग कर घिसट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस अवस्था को कहा जाएगा सतही विसर्पण। दूसरा हम देखें इसके अंदर तो दूसरा क्या है? उत्परिवर्तन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं साल्टेशन। इस चरण में क्या होता है कि कणों का आकार थोड़ा और छोटा है, 0.05 से 0.5 mm।
इस आकार के जो कण होते हैं ये वायु के दबाव से उड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसे कहा जाता है उत्परिवर्तन या साल्टेशन। उत्परिवर्तन या इसे साल्टेशन कहा जाता है। अब इससे भी अगर महीन कण होंगे तो क्या होगा, वो जो कण है वो हवा में उड़ेंगे और हवा में उड़ने के साथ उसी में लटक जाएंगे। वो लटके लटके हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। इसे हम कहेंगे निलंबन या सस्पेंशन। इसे निलंबन या सस्पेंशन कहा जाएगा। इसमें कणों का आकार 0.05 mm से भी कम होता है। इससे भी छोटे कण होते हैं। ये हवा में ही तैरने लगते हैं और हवा के साथ ही उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। बड़े कण रेंग कर जाएंगे तो सतही विसर्पण। मध्यम आकार के कण उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो उत्परिवर्तन। उससे भी छोटे कण हवा में लटक जाएंगे तो निलंबन या सस्पेंशन। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, कई बार ये साल्टेशन देखकर ऐसा लगता है सॉल्ट मतलब कोई लवण या लवणीय या नमक की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखना ये प्रश्न पहले परीक्षा में आया हुआ है। साल्टेशन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है वातीय अपर्दन। ये वातीय अपर्दन क्या है, तो वायुवीय जो क्षरण है, वायुवीय क्षरण को ही एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है वातीय अपर्दन। तो वातीय अपर्दन वायुवीय क्षरण से संबंधित है। तो ये जो तीनों हमने देखा, ये तीनों क्या है, तो ये तीनों वायुवीय क्षरण की अवस्थाएं हैं। अब हम इसके प्रकार देखते हैं कि वायुवीय क्षरण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो प्रकार की तरफ जब हम आएंगे तो हमने पढ़ा था कि वायुवीय जो क्षरण है वो 5 प्रकार का होता है। वायुवीय मृदा क्षरण के 5 प्रकार है। पहला है हवा में उड़ना या एफ्लेशन। दूसरा हम देखेंगे निस्त्राव या एफ्लूशन। पहले हम बात करते हैं हवा में उड़ना। इनके अंग्रेजी नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये अंग्रेजी जो है इसका है, जैसे एफ्लेशन है तो वो इस तरह से भी लिख सकता है, ये याद होना आपको जरूरी है। इस चरण में हम देखते हैं कि मृदा के जो महीन कण होते हैं, छोटे आकार के जो कण होते हैं, जैसे मृत्तिका और सिल्ट, इनके कणों का आकार छोटा होता है, तो ये हवा के दबाव से उड़कर काफी दूर चले जाते हैं। एक स्थान से दूसरे क्षेत्रों में चले जाएंगे और वहां जाकर ये एकत्रित हो जाते हैं। जैसे यहां से उड़ के गए और यहां जाकर वो इकट्ठे हो गए। ये इस तरह से यहाँ आकर ये कण इकट्ठे अगर हो गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे हवा में उड़ना या एफ्लूशन। दूसरे को हमने निस्त्राव या एफ्लूशन कहा है। निस्त्राव या एफ्लूशन में हम देखते हैं कि 2 तरह की चीजें होती हैं, या 2 अवस्थाएं एक साथ काम करती है। जो भारी कण है ये हवा में उड़ नहीं पाते हैं, तो ये कैसे जाएंगे, ये सतही विसर्पण के द्वारा जाएंगे। जबकि हल्के कण क्या होगा, ये हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब यहाँ साल्टेशन हो रहा है, भारी कण रेंग कर जा रहे हैं, हल्के कण उड़ कर जा रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा एफ्लूशन या निस्त्राव। ये क्षरण कहाँ होता है, महीन बालू, मटियार मृदाओं में या कैल्केरियस मृदाओं में। कैल्केरियस मृदाएं कैसी हैं, कंकरीली, कंकरीली मृदाएं हैं जिनमें कैल्शियम की अधिकता होती है। कैल्शियम की अधिकता वाली कंकरीली मृदाओं को कैल्केरियस मृदाएं कहते हैं। इन मृदाओं में हमारे को एफ्लूशन देखने को मिलता है। तो हम वायुवीय क्षरण के प्रकार पढ़ रहे हैं, हमने 2 प्रकार यहाँ पर देखे। अब हम आगे चलें तो तीसरे और चौथे प्रकार की तरफ हम चलते हैं। तीसरे और चौथे प्रकार में हम क्या देखेंगे, नीचे धकेलना। ये नीचे धकेलने का मीनिंग क्या है,
तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेट्रूसन। ये डेट्रूसन का मतलब है नीचे धकेलना। ये हमें कहां पर देखने को मिलेगा? ऊंची नीची मेड़ वाली मृदा। अब ऊंची नीची मेड़ वाली मृदा में क्या होता है? जैसे मान लो ऐसी मृदा है, ये तो यहाँ पर जो कण होते हैं ऊपर वाले, वो नीचे के कणों को धक्का मारते हैं और ये जो कण है ये यहाँ कुड़ में ऐसे इकट्ठे होते हैं और जब हवा आती है, हवा इनको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो हम देख रहे हैं ऊंची नीची मेड़ वाली या नई जोत वाली जो भूमियां होती हैं उनमें इस तरह का चरण होता है। हवा द्वारा मेड़ों के कण फिसलकर नीचे नालियों में एकत्रित होते हैं और फिर हवा यहाँ से इनको उड़ाकर ले जाती है। तो इसे कहा जाएगा नीचे धकेलना या डेट्रूसन। अगले की बात करें तो रगड़ या एब्रेशन। अब ये जो रगड़ या एब्रेशन है, ये चरण कहां पर देखने को मिलेगा? तो ये वाला चरण हमको देखने को मिलता है ढेलेदार मृदाओं। ढेलेदार मृदाओं में इस प्रकार का चरण होता है। जैसे हमने प्लाऊ किसी खेत में किया है, आप देखोगे वहां ऐसे बड़े बड़े ढेले निकले रहते हैं। जब हवा आती है तो हवा क्या होगा? इन ढेलों से टकराएगी, इनसे रगड़ होगी तो इनसे कण अलग होंगे और उन कणों को हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। तो ये चरण हमारे को ढेलेदार मृदाओं में देखने को मिलता है। उसी तरह से आखिरी में हम बात करेंगे तो निष्कासन या एक्सट्रूसन। निष्कासन ये चरण में भारी कण, मोटे कण वाली मृदाओं में किसके कारण हो रहा है? आंधी और तूफान के द्वारा। जब आंधी तूफान आते हैं तो कोई से भी कण हो, छोटे कण हो, बड़े कण हो, मोटे कण हो, अरे सब उड़ जाते हैं। तो इस तरह से जब छोटे मोटे भारी कण ये सब हवा के साथ उड़ जाते हैं तो इसे हम कहेंगे निष्कासन या एक्सट्रूसन। ये वायुवी चरण के हमने प्रकार देखे, 5 प्रकार। और जल वायु दोनों के द्वारा एक साथ होगा तो उसे वेव चरण कहेंगे। ये प्राकृतिक मृदा चरण था। दूसरा हमने मानवीय मृदा चरण देखा, त्वरित मृदा चरण देखा। ये मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। चरण बहुत ही हानिकारक है, इसलिए चरण को रोकना या उसको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक क्रिया है और उसे हम कहेंगे मृदा चरण का नियंत्रण या मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण कहेंगे या मृदा चरण का नियंत्रण कहेंगे, सॉइल कंजर्वेशन। इसको हम देखेंगे, यहाँ एक एक से बात करेंगे ये कैसे होता है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं प्रमुख समस्या है, इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करते हैं। पहला, मृदा संरक्षक फसलें। अब मृदा संरक्षक फसल तो आप जानते ही हो, ये हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कवर क्रॉप्स। मृदा संरक्षक फसलें या इनको हम कवर क्रॉप्स कहते हैं। ये क्या करती हैं? तो ये फसलें तेजी से वृद्धि करके मृदा को ढक लेती हैं। इस तरह से ये मृदा को ढक लेंगी। अब इन्होंने मृदा को क्योंकि ढक लिया है तो आप देखेंगे कि जलवायु का सीधा मृदा से संपर्क नहीं होगा और इस तरह से मृदा का कटाव रुक जाएगा। ये देखो, ये कटाव को रोकती हैं किस तरह से? तो अपनी वानस्पतिक वृद्धि से, जैसे मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया। उसी तरह से कुछ फसलें होती हैं, ये क्षरण को रोकने की बजाय उल्टा कटाव को बढ़ावा देती हैं। तो हमारे को कभी भी ये वाली फसलें नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि ये कटाव को कम करने की बजाय उल्टा क्या कर देंगी? बढ़ा देंगी। जैसे मक्का है, कपास है, तंबाकू। मक्का, कपास, तंबाकू ये कटाव को कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा देती है। तो कभी भी हमारे को इन फसलों का चुनाव क्षरण वाले इलाकों में नहीं करना चाहिए। वहां मृदा संरक्षक फसल लगाएंगे जबकि इनको नहीं लगाते हैं। समझ गए? ये 2 उपाय हैं। ये दोनों ही तरह के क्षरण को रोकने के काम में आ सकता है। वायवीय क्षरण को भी रोक सकता है और जलीय क्षरण को भी रोक सकता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे
तो अगला जो हमारे पास उपाय है वो है सीढ़ीदार खेती या वेदिकाएं बनाना या समोच्च खेती। ये जलीय क्षरण को रोकने का उपाय है। और जलीय क्षरण को भी कहाँ रोकेगा, तो ये पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहां पर जलीय क्षरण को रोकने के काम में आता है। पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, जहाँ ढलान अधिक होता है। कितना है, 8 से 12% ढलान है। कितना ढलान जहां पर होता है वहां पर हम क्या करते हैं कि जो ढलान है उस ढलान को काट कर हम इस तरह से ढलान को काट कर यहाँ पर ऐसी सीढ़ियां, वेदिकाएं या ऐसे चबूतरे बनाते हैं और इनके ऊपर यहाँ पर ये जो इलाका है, ये प्लेन सा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हम खेती करते हैं। तो हम देखते हैं कि एक वेदिका से जो दूसरी वेदिका है इसके बीच में दूरी कितनी होगी, तो एक वेदिका से दूसरी वेदिका के बीच की दूरी रखते हैं 20 फीट। कितनी होगी, ये दूरी होगी 20 फीट। एक वेदिका से दूसरी वेदिका की दूरी कितनी होगी, 20 फीट। जबकि लंबाई कितनी होगी, तो ये लंबाई होगी 1600 से 1800 फीट। ये जो लंबाई है ये 1600 से 1800 फीट रखते हैं। इस तरह से भी हम रोकते हैं। ये यहाँ पर हमने बेंच टेरेस हम बोल सकते हैं, इस तरह की वेदिकाएं बनाते हैं और इस तरह से हम कटाव या क्षरण को रोकते हैं। जैसे ही सीढ़ीदार, वेदिकाएं, समोच्च खेती, कंटूर शब्द आता है, वैसे ही एक समझने वाली बात आ जाती है कि ढलान और पहाड़ी क्षेत्रों की यहाँ पर बात की जा रही है। उसी तरह से आगे बढ़े अगर हम, तो ये आपको सीढ़ीदार खेती या समोच्च खेती ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इस तरह से वेदिकाएं बनाएंगे, 20 फीट की दूरी पर वेदिकाएं होंगी और 1600 से 1800 जो फीट है वो इनकी लंबाई रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास उपाय क्या है, पट्टीदार खेती, स्ट्रिप फार्मिंग। अब इस पट्टीदार खेती में क्या होता है, पट्टीदार खेती में हम क्या करते हैं कि पानी के बहाव को कम करने के लिए, है ना, ये जलीय क्षरण को रोकने का उपाय है। पानी को बहाव को कम करने के लिए साधारण फसलों के साथ मृदा संरक्षक फसलों की एकांतर पट्टियां लगाते हैं, है ना, एकांतर पट्टियां लगाएंगे। ये देखो आप, ये पट्टी हो गई, है ना, इसके बाद ये वाली पट्टी आ गई, ये आप देख ही रहे हो। फिर हमने कहा कि ये संरक्षक फसल की पट्टी आ गई। फिर हम देख रहे हैं कि ये वाली पट्टी जो किसकी आ गई, ये साधारण फसल की आ गई। तो साधारण फसल और मृदा संरक्षक जो फसल है इनकी हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो हम इनके लगाते हैं एकांतर पट्टियां। जैसे मृदा संरक्षक फसल है, ये इनकी पट्टियां हो गई इस तरह से, और बीच में हमने ये वाली जो पट्टी है ये कैसी फसल की हो गई, ये साधारण फसल की पट्टी हो गई। तो जब हम इनको एकांतर पट्टियों में उगाते हैं तब इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, पट्टीदार खेती या स्ट्रिप फार्मिंग। आगे बढ़े तो आगे आप देखोगे वायु अवरोधक वृक्ष लगाना। ये जो वायु अवरोधक वृक्ष है ये वायुवीय क्षरण को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु अवरोधक वृक्ष, इसे हम कहते हैं विंड ब्रेक। वायु अवरोधक वृक्ष, ये वायु अवरोधक वृक्ष क्या करते हैं, ये हवा को रोकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये फसल लगी हुई है और यहां पर हमने वृक्ष लगा रखे हैं। ये इधर से हवा आ रही है, ये हवा को रोकते हैं खेत में जाने से, क्योंकि ये हवा के मार्ग में अवरोधक है, इसलिए इन्हें हमने कहा है वायु अवरोधक वृक्ष। इन्हें कहाँ लगाएंगे, तो इन्हें लगाया जाता है उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि वहीं से हवा आती है, इसलिए इनको हमने कौन सी दिशा में लगाया, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया। इसके बाद हम क्या देखते हैं
कि इन वृक्षों को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम इनको कौन सी विधि से लगाएंगे? तो हम इन वृक्षों को जो लगाते हैं वो पिरामिडाकार, पिरामिडाकार विधि से लगाते हैं। पिरामिडाकार मतलब यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये जो तरीका है इसे कहा जाता है पिरामिडाकार। तो पिरामिडाकार विधि से इन वृक्षों को लगाया जाता है। कौन सी दिशा में लगाएंगे? तो उत्तर पश्चिम दिशा में इनको लगाया जाता है, क्योंकि वहीं से हवा आती है, हवा को रोकता है। कई बार इन वृक्षों के साथ बहुवर्षीय झाड़ियां लगाई जाती हैं और उनकी पट्टियां जब लगाते हैं तब इन्हें कहेंगे शेल्टर बेल्ट। अगर हमने केवल वायु अवरोधक वृक्ष लगाए हैं तो उन्हें वायु अवरोधक वृक्ष या विंड ब्रेक कहेंगे। साथ में हमने पट्टियों में झाड़ियों को भी लगाया है, तब इसे कहा जाएगा शेल्टर बेल्ट। इसे शेल्टर बेल्ट कहा जाएगा। ये जो पट्टी हमने लगाई है टोटल यहां से यहां तक की जो इसकी दूरी है, चौड़ाई है, वो हम देखते हैं 50 से 100 फीट होती है। पूरी पट्टी की चौड़ाई 50 से 100 फीट। वृक्ष से वृक्ष की दूरी 4 से 8 फीट। कतार से कतार की दूरी, वृक्ष से वृक्ष की दूरी 4 से 8 फीट। कतार से कतार की दूरी 2 से 3 मीटर। और पूरी पट्टी की चौड़ाई 50 से 100 फीट। ये है भाई वायु अवरोधक वृक्ष। उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। तरीका कौन सा होगा? तो पिरामिडाकार विधि से लगाएंगे। अब इसके लिए हम देखें तो कई तरह के वृक्ष हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वायु अवरोधक के लिए उपयुक्त वृक्ष अगर देखे जाएं तो जैसे इमली है, शीशम है, नीम है, बबूल है, सीरम है, करंज है, जंगली जाऊ है ना। थोड़े से जंगली ज्यादा फैलने वाले इस तरह के वृक्ष होना चाहिए। इसके अलावा यूकेलिप्टस है ना, झाड़ियों में झरबेरी या जो बेर आती है जंगली वो, जूलीफ्लोरा, ड्यूडोनियम, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। वायु अवरोधक वृक्षों की तरह हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वायुवीय क्षरण को रोकने का ये प्रमुख उपाय है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो अगला वायुवीय क्षरण या दूसरे प्रकार के क्षरण को रोकने के कुछ और उपाय हमारे पास है। जैसे ढाल पर घास उगाना। ढाल पर घास को उगाना ये भी इसी का एक तरीका है। गर्मी में गहरी जुताई करना। गर्मी में हम गहरी जुताई कर सकते हैं। इसके अलावा जीवांश खादों का प्रयोग, हम यहाँ पर जैविक या जीवांश खादों का प्रयोग करते हैं, इससे भी क्षरण रुकता है। वृक्षारोपण, ये हमने पढ़ा ही है। वृक्षारोपण जो है, वृक्षों की जो जड़ें हैं ये भी क्या करती हैं? मिट्टी को रोक के रखेगी। ढलान पर हमने देखा घास लगाएंगे, ये मिट्टी को रोक के रखेगी। इसके अलावा हम करते हैं यहाँ पर मल्चिंग। मल्चिंग या इसे पलवार करना भी कहा जाता है। पलवार या मल्चिंग, यहाँ पर हम बिछा देते हैं कृत्रिम आवरण। कृत्रिम आवरण, घास फूस की परत है, फसलों के अवशेष है, पॉलीथीन है, इन सबको हम यहाँ बिछा देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? इनको बिछा देने से और ऐसा करने से हम देखते हैं कि जलवायु का सीधा मृदा से संपर्क नहीं होगा और इस तरह से कटाव या क्षरण जो है वो रुक जाता है। मृदा विज्ञान में ही आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारे सामने जो हेडिंग आता है ये है मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जीवाणु। जीवाणु सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा कहें कि सर्वाधिक संख्या जो है,
सर्वाधिक संख्या में मृदा में जो सूक्ष्म जीव है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या जीवाणु। मृदा के अंदर देखा जाए तो 1 ग्राम जो मृदा है इसमें 1 से 3 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। 1 से 3 करोड़ जीवाणु 1 ग्राम मृदा में। तो आप सोच सकते हो कि पूरी मृदा के अंदर कितने जीवाणु होंगे। ये जो जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी नाम से ही आपको दिख रहा होगा, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हो उन्हें स्वपोषी कहा जाएगा। ऑटोट्रॉफिक ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों कैसे जीवाणु हैं? ये दोनों नाइट्रीकरण जीवाणु हैं और ये स्वयं जो है अपना भोजन बनाते हैं, ये किसी पर आश्रित नहीं रहते। और परपोषी जो हैं, परपोषी हमारी तरह होते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। हेटेरोट्रॉफिक इन्हें हम कहेंगे। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अब ये जो दूसरों पर आश्रित रहने वाले हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। अब ये 2 प्रकार के कैसे होते हैं? तो 2 प्रकार के ये इस तरह से होते हैं कि पहला सहजीवी है। सहजीवी मतलब जिससे पोषण लेंगे उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो उसे हम सहजीवी कहेंगे। जैसे इसके अंदर हम बात करें तो इसमें आता है राइजोबियम जीवाणु। दूसरा असहजीवी है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। सहजीवी ये जो जीवाणु है, ये स्वतंत्र रूप से ना रहकर अपने पोषक पौधे से जुड़े रहते हैं, पोषक के साथ चिपके रहते हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई दलहनी फसल है, इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों के अंदर गांठें होती हैं और इन गांठों के अंदर राइजोबियम जीवाणु रहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा। तो ये साथ में रहते हैं, दलहनी फसल की जड़ों में पाए जाते हैं। और जैसे दलहनी फसल की जड़ों में कौन होता है? तो राइजोबियम होता है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 40 से 170 किलोग्राम तक ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। ये दलहनी फसल की जड़ों से पोषण लेंगे, बदले में वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करके देंगे। ये ऐसे जीवाणु होते हैं, इन्हें हम सहजीवी जीवाणु कहेंगे। इसके अंदर मुख्य रूप से जो जीवाणु आते हैं वो कौन से हैं? तो वो जीवाणु हम कह रहे हैं कि राइजोबियम है। कौन से हैं? तो वो जीवाणु है राइजोबियम। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि राइजोबियम जीवाणु ये तो कब क्वेश्चन आएगा कि दलहनी फसल की जड़ों में कौन है तब लगाएं, लेकिन अलग अलग फसल में इसकी जातियां अलग अलग होती है। जैसे सोयाबीन में राइजोबियम जेपोनिकम, फिर हम बात करें मटर मसूर में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, फिर बात करें उड़द मूंग और सेब में तो राइजोबियम फेसियोली। इसके बाद रिजका मेथी और सेंजी में कौन है? राइजोबियम मेलिलोटा। और आखिरी में बरसी में राइजोबियम ट्राइफोली। तो अगर दलहनी फसल की जड़ पूछे कि भाई जो दलहनी फसल होती है इसकी जड़ों के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ऐसा अगर प्रश्न आएगा तो ऐसा प्रश्न जब आएगा तो हम क्या लगाएंगे? ऐसा प्रश्न जब आएगा तो हम बोल देंगे राइजोबियम। दलहनी फसल में राइजोबियम, और जब फसल का नाम दे दिया, सोयाबीन पूछ लिया तो राइजोबियम जेपोनिकम, मटर मसूर में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, उड़द मूंग सेब में राइजोबियम फेसियोली, रिजका मेथी सेंजी में राइजोबियम मेलिलोटा, बरसिम में राइजोबियम ट्राइफोली। तो इस तरह से पहले जो जीवाणु है हमने देखे वो कौन से थे? तो वो सहजीवी हो गया। अब दूसरा आता है असहजीवी। असहजीवी मतलब ये जो जीवाणु होते हैं ये पोषक से जुड़े हुए नहीं रहते, जुड़े नहीं रहते, पोषण तो प्राप्त करेंगे लेकिन उसके साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे। ये कैसे रहते हैं? ये स्वतंत्र रहते हैं। जैसे एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, इन्हें कहा जाता है असहजीवी जीवाणु।
इसके बाद आगे बढ़े तो अगला आता है CN अनुपात। CN अनुपात में सीधी सी बात है, C मतलब कार्बन, N मतलब नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन और कार्बन का जो अनुपात है उसे हम कहेंगे CN अनुपात। ये जो CN अनुपात है ये मृदाओं के अंदर 8:1 से 15:1 होता है, औसत होता है 10:1 कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारे पास यहाँ पर आता है केचुआ, जिसे हम कहते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म या जो केचुआ है ये छोटा सा जीव होता है, ये इस तरह का, और इसे हम कहते हैं किसानों का मित्र। इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। ये है केचुआ, दिख रहा आपको, ये केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसे हम प्राकृतिक हल भी कहते हैं। प्राकृतिक हल कहते हैं, भूमि की आंत भी इसे कहा जाता है। किसान का मित्र है ये, क्योंकि पोषक तत्व प्रदान करता है, खरपतवार नियंत्रण करता है, मृदा में रंध्रावकाश को बढ़ाता है, भौतिक दशा सुधारता है। इस कारण इसे कहा जाता है किसानों का मित्र। केचुए को हम किसानों का मित्र कहते हैं, मृदा में पाए जाने वाला ये छोटा सा जीव है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे जो मृदा विज्ञान से संबंधित है। पहला है माइकोराइजा, ये पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण कवक है। ये पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली कवक होती है जो फास्फोरस अवशोषण में मदद करती है। पौधों की जड़ों में, ये पौधे की जड़ों में आपको ये नजर आ रहा होगा, ये माइकोराइजा है। ये सहजीवी के रूप में रहता है और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, मतलब एक लाभदायक कवक है। आगे बात करें, वर्षा के तुरंत बाद मृदा से आने वाली भीनी भीनी खुशबू एक्टिनोमाइसीटीज के स्पोर हवा में उड़ने के कारण होता है। देखो जैसे कहीं पानी गिरा हो आसपास तो हमको पता चल जाता ना, खुशबू आ जाती है, हमको लगता है कहीं बरसात हुई है। तो वो किसके कारण है? तो एक्टिनोमाइसीटीज है, इसके स्पोर हवा में उड़ते हैं। हम हवा के साथ सांस लेते हैं, ये हमारे अंदर जाएंगे और हमको ऐसा एहसास होगा। तो एक्टिनोमाइसीटीज के स्पोर हवा में उड़ने के कारण आती है। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलें। अगला पॉइंट क्या है? मांटमोरिलोनाइट खनिज में सिलिका और एल्यूमिनियम का अनुपात 2:1 होता है, जबकि क्योलिनाइट में 1:1 होता है। ये आप देख रहे हो क्योलिनाइट का स्ट्रक्चर है, और ये वाला जो है ये मांटमोरिलोनाइट का स्ट्रक्चर है। इनमें आप देख सकते हो सिलिका और एल्यूमिनियम, यहाँ पर आपको दोनों की एक एक परत दिख रही है, 1:1, 1:1। यहाँ पर आपको 2 दिख रही होगी, इसलिए इसको कहा है 2:1। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है इन खनिजों का। सिलिका और एल्यूमिनियम की परत के हिसाब से इसमें हम बात करते हैं। आगे बढ़े तो द्वितीयक जिप्सम और द्वितीयक कैल्साइट। वैसे जिप्सम और कैल्साइट ये प्राथमिक खनिज में हमने पढ़ा था। जिप्सम और कैल्साइट प्राथमिक खनिज है, लेकिन इनके नाम के साथ द्वितीयक जुड़ जाए, द्वितीयक जिप्सम और द्वितीयक कैल्साइट बोलेंगे तो ये किस तरह का खनिज हो जाएगा? तो ये खनिज हो जाएगा द्वितीयक खनिज। अगली बात करें तो आगे जो हमारे पास पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक जलक्रांत भूमि पश्चिम बंगाल में है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जल द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस श्रेणी की मृदा में चराई पर रोक लगा देना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था कि थोड़ी सी घास बची है, अगर उसे भी पशु चर लेगा तो कटाव या क्षरण बहुत ज्यादा हो जाएगा। जड़ों में ग्रंथियों के निर्माण हेतु तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस है। ये दलहनी जो फसलें होती हैं,
दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु के लिए जो ग्रंथियां होती हैं, है ना, वो जो ग्रंथियां हैं ये 24 डिग्री सेल्सियस पर अच्छे से इनका निर्माण होता है। ये हो गया। आगे बढ़े। काली मृदाओं को रेगड़ कहते हैं, रेगड़ या रेगुर। काली मृदाओं को रेगड़ या रेगुर भी कहा जाता है। इनका काला रंग आयरन एवं एल्यूमिनियम के यौगिकों के कारण, आयरन एल्यूमिनियम के यौगिकों के कारण, इसके अलावा ह्यूमस एवं कार्बनिक पदार्थ के कारण इनका जो रंग है वो काला होता है। ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ के रंग के कारण भी इनका रंग काला होता है। इन मृदाओं को रेगड़ या रेगुर कहते हैं। अगले पॉइंट पर चलें। बायोटाइट को काला अभ्रक, मस्कोबाइट को सफेद अभ्रक। बायोटाइट और मस्कोबाइट दोनों अभ्रक है या माइका है, एक काला है एक सफेद है। प्रयोगशाला में मृदा परिच्छेदिका का कृत्रिम रूप से निर्माण करना, कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में तैयार करना मोनोलिथ कहलाता है। इसका मतलब क्या है भाई, हम प्रयोगशाला में अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको मृदा परिच्छेदिका का निर्माण करना पड़ेगा। तो वहां पर हम क्या करेंगे, नकली बनाएंगे, नकली परिच्छेदिका बनाएंगे। कैसे नकली परिच्छेदिका, कि भाई यहाँ बड़ी बड़ी ये चट्टान हो गई, फिर हमने देखा यहाँ पर ये पेरेंट मटेरियल आ गया, फिर हमने देखा यहाँ पर संचय वाली लेयर आ गई, फिर हमने देखा यहाँ पर खनिज संस्तर आ गया, यहाँ ऊपर हमने कहा कार्बनिक पदार्थ आ गए। तो ये हमने यहाँ पर संस्तर बनाए है ना, नकली। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा मोनोलिथ। कृत्रिम रूप से निर्माण करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोलिथ। अगला, धान अम्लीय मृदाओं में पीएच को बढ़ाएगा और ऊसर मृदाओं में पीएच को घटाएगा। ये धान की क्वालिटी है। हमने धान के बारे में ये बात पढ़ी थी कि धान जो है ये 4 से 8 पीएच तक उगाई जा सकती है। दोनों तरह के पीएच में उगा सकते हैं, अम्लीय मृदाओं में भी उगा सकते हैं और इसको हम लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी उगा सकते हैं। इस तरह से हमने धान के बारे में बात की। आगे, मृदा में लवणों का सांद्रण अधिक होने पर जीव द्रव कुंचन या हम इसको कहेंगे प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव कुंचन की क्रिया के कारण पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब देखो भाई, पानी का क्या क्वालिटी रहती है, ये निम्न सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ जाता है। तो कोशिका के अंदर लवण कम है और बाहर की मृदा में ज्यादा है, तो कोशिका से निकलकर पानी बाहर जाने लगेगा और उसे कहा जाएगा जीव द्रव कुंचन। इसे कहा जाता है जीव द्रव कुंचन। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। कृषि योग्य मृदाओं की गहराई 15 सेंटीमीटर है, नमूने का भार 500 ग्राम रखते हैं और नमूना प्राप्त करने के लिए हम आगर नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। जो ऊपर की 15 सेंटीमीटर की परत है ये कृषि योग्य मृदाओं की होती है। नमूना जो लेते हैं, इन मृदाओं का हम पता करने के लिए पोषक तत्व, इसका भार 500 ग्राम रखेंगे और आगर नामक यंत्र जो होता है इससे नमूना लेते हैं। ये आगर यंत्र है, इसे हम मृदा के अंदर लगाएंगे तो इसके ये वाले जो हिस्से हैं इसके अंदर मृदा की परत आएगी, हम इसको निकाल लेंगे और परीक्षण में हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये हो गया भाई मृदा नमूना। और ये जो यंत्र है इस यंत्र को हमने कहा अगर। आगे बढ़े तो मृदा में चूना, सिलिका और अन्य लवण अधिक होने के कारण इन मृदाओं का रंग सफेद होता है। और मृदाओं का जो रंग है इसके संबंधित जो बात है ये बताया था कौन ने, तो ये बताया था मुनसेल। मुनसेल वैज्ञानिक थे, इन्होंने तैयार किया था मृदा का कलर चार्ट। इन्होंने ये मृदा का कलर चार्ट दिया था मुनसेल ने। इसके हिसाब से अलग अलग तरह की मृदाएं होती है, जैसे लाल,
पीली, है ना, हरी, इसके बाद नीली, नीली के बाद हम देखते हैं ये पर्पल, ठीक है, पर्पल के बाद हम देखते हैं कि ये व्हाइट है ना, ये यहाँ पर आप देखोगे ये मृदा कौन सी है, काली। तो इस तरह से मृदाओं का ये जो कलर चार्ट है ये वैज्ञानिक मुंसेल ने दिया था। इस तरह से मृदाओं को उसने अलग अलग रंग में बांटा था, कैसी दिखाई देती है उस तरह से। अब हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन के साथ ही हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला क्या है, मृदा क्षरण की प्रथम अवस्था। अब ये मृदा क्षरण की प्रथम अवस्था किसके द्वारा बोल रहा है, तो जल के द्वारा। जल द्वारा मृदा क्षरण की प्रथम अवस्था कौन सी है, तो हमने देखा था अपस्फुटन। अपस्फुटन जो है ये जल द्वारा मृदा क्षरण की प्रथम अवस्था है। दूसरा क्वेश्चन, महीन बालू और मटियार मृदाओं में किस प्रकार का क्षरण होता है। महीन बालू और मटियार में हमने क्या देखा था, एफ्लूसन। क्या देखा, एफ्लूसन, है ना, हवा में उड़ना। एफ्लूसन में हवा से उड़कर कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आगे बढ़े तो 0.05 mm व्यास वाले मृदा कणों का हवा के दबाव के कारण उठकर हवा में तैरना या हवा में ही लटक जाना, तो इसको हमने कहा था निलंबन। निलंबन हमने कहा था, ये हवा के साथ लटके लटके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्या है, सर्वाधिक भूमि की हानि होती है। तो भूमि की सर्वाधिक हानि किस तरह के क्षरण से होगी, तो ये होती है अवनालिका। अवनालिका जो क्षरण है इसके द्वारा सबसे ज्यादा हानि होती है। मृदा की हानि सबसे ज्यादा इसी के कारण होने वाली है। इसके बाद आगे बात करते हैं, कुछ और प्रश्न हम यहाँ देखेंगे। कृषि योग्य मृदा की गहराई कितनी होती है, तो कृषि योग्य मृदा की गहराई होती है 15 सेंटीमीटर, यह भी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, मांटमोरिलोनाइट खनिज में सिलिका तथा एल्यूमिनियम का अनुपात, तो यह अनुपात हमने देखा था, भाई 2:1 होता है, ये अभी हमने पढ़ा। अगले प्रश्न की तरफ आए, राइजोबियम जीवाणु है, कैसा जीवाणु है, तो राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि सोयाबीन के लिए कौन से राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करते हैं, यह अभी हमने पढ़ा था, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम। फिर हम लास्ट में यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, मृदा का रंग किससे निर्धारित करते हैं, तो इसके लिए हम मुंसेल का जो कलर चार्ट है इसको यूज करते हैं। ये हो गया मृदा के रंग का निर्धारण। तो इस तरह से ये जो हमारा मृदा विज्ञान का चैप्टर है ये समाप्त होता है। हमने इससे रिलेटेड प्रश्न भी कर लिए और सारी चीजें हमने यहाँ पढ़ ली है।